नमस्कार, आपका स्वागत है। विश्व भर में वनों तथा वनाच्छादित भूभागों का कई तरह से उपयोग किया जाता है, जिसके लिए वन भूमि का अधिग्रहण कर उसे गैर वन उपयोग योग्य बनाया जाता है। भारत में भी ऐसी प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार प्रशासन और समुदाय के बीच टकराव या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कोर्स के माध्यम से आप भारतीय वनों पर समुदाय के अधिकारों एवं वनों के अभिशासन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत में वनों को शासित करने वाले कानून, वनों के उपयोग तथा उनसे जुड़े अलग अलग किस्म के संघर्ष या टकराव उल्लेखित हैं। इसके अतिरिक्त आप यह भी जान पाएंगे कि वनवासी तथा अन्य वनाश्रित समुदाय ऐसे संघर्षों में अपने हितों को संरक्षित रखने के लिए शासन प्रणाली का कैसे उपयोग कर सकते हैं। कोई भी जो वनों के उपयोग तथा सुशासन के लिए बने कानून, प्रशासनिक अधिकार, विविध प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से वनों के उपयोग निर्धारित किए जाते हैं इत्यादि समझना चाहते हैं, तो उनके लिए यह कोर्स काफी मददगार होगा। इस कोर्स में कुछ वीडियो, कुछ पढ़ने की सामग्री और कुछ अभ्यास के सेट हैं। इसे 3 मॉड्यूल में बांटा गया है। सबसे पहले आप वनाच्छादित भूभागों के उपयोग को प्रभावित करने वाले विविध कारकों को समझेंगे। उसके बाद इसी वन भूमि का उपयोग निर्धारित करने के कानूनों व प्रशासनिक कार्य प्रणाली के बारे में सीखेंगे। अंत में यह देखेंगे कि इन क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय अथवा व्यक्ति भूमि के उपयोग को लेकर संघर्ष या टकराव की स्थिति में कानून का किस तरह उपयोग करके अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। भारत भूखंड के एक बड़े हिस्से का वर्गीकरण वन के रूप में किया गया है और यह कानून व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है। सरकारी और प्रशासनिक अभिलेखों में रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया एक लोकप्रिय शब्द है, जिसका उपयोग आरक्षित या संरक्षित वन के रूप में दर्ज सभी भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिन्हें आप इस पाठ्यक्रम में जल्द ही सीखेंगे। सामान्य भाषा में वन का अर्थ है एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जहां पेड़ों का वर्चस्व है। अगर हम इस परिभाषा के हिसाब से वन को समझने की कोशिश करते हैं, तो भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुमान अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। यह अनुमान रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन द्वारा लगाए जाते हैं। रिमोट सेंसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र को भौतिक विशेषताओं को परिलक्षित अथवा उत्सर्जित विकिरण द्वारा मापा जाता है। इसके लिए आमतौर पर उपग्रह या विमान का उपयोग कर विशेष कैमरा की मदद से तस्वीरें इकट्ठी की जाती हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार भारत का 21.5% से भी अधिक भूक्षेत्र वन आच्छादित है। भारत में वन दूसरा सबसे बड़ा भू विनियोग है। पहला कृषि है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। इन्हीं राज्यों में देश की खनिज संपदा भी निहित है। हमारे देश की 90% खदानें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में हैं। पर भारतीय वनों को केवल वृक्षों और खनिज संपदा वाले क्षेत्रों के रूप में नहीं देखा जा सकता। हमारे लिए ये बड़े लंबे समय से संसाधन रहे हैं, जिनमें से हमने कभी लकड़ी तो कभी वनोपज संग्रहित किए हैं। कभी ये वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं, तो कभी जलवायु परिवर्तन के शमन की दृष्टि से कार्बन पृथक्करण के लिए। हमारे विकास के लिए जरूरी संरचनाओं को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इन्हें खत्म भी कर दिया गया है। इन वनों से 300 मिलियन लोगों का जीवन यापन भी जुड़ा हुआ है, परंतु हमारी वन नीतियां इस तथ्य से
पूर्णतः बेखबर हैं। यहाँ आपके लिए आदिवासी समुदायों से परिचित होना अति आवश्यक है। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो हमारे देश के वनाच्छादित भूभागों में रहते हैं। आदिवासियों की जनसंख्या देश की कुल आबादी का 8.6% है तथा देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 15% हिस्से में रहते हैं। इनमें से लगभग 11.3% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में आदिवासियों की आबादी अधिकतम है। यही वो राज्य भी हैं जहां वन क्षेत्र भी सर्वाधिक है और खनिज संपदा भी। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा कुछ ऐसे बड़े राज्य हैं जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अनुसूचित जनजातियों या आदिवासियों में वनोपज के संग्रहकर्ता, शिकारी, कृषक, पुष्प पालक, घुमंतू चरवाहे और कारीगर शामिल हैं। उनमें से अधिकांश लोग किसान हैं या खेतीहर मजदूर हैं, इसलिए कृषि पर इनकी निर्भरता सर्वाधिक है। वे भारत के निर्धनतम लोग हैं, जिनकी लगभग 50% आबादी देश में सबसे कम धन संपत्ति रखने वाले वर्ग में आती है। वे ऐसे परिसरों में रहते हैं जहां जरूरी सहूलतें जैसे शौचालय तथा पीने के पानी की व्यवस्था परिसर के अंदर उपलब्ध नहीं है। जनगणना के आंकड़े भी यही दर्शाते हैं। संक्षेप में अगर कहें तो ये वनाच्छादित प्रदेश जिनके खनिज भंडार देश की आय का जरिया हैं, वही देश के सबसे गरीब प्रदेशों में शुमार हैं। शताब्दियों से भारतीय वनों ने वन आश्रित समुदायों को अनवरत सहेजा है। उनकी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे पानी, भोजन, जीवन यापन के जरियों को पूरा किया है। यह बहुत सहज और सरल रिश्ता था जिसमें स्थायी खेती के आगमन के साथ बदलाव शुरू हुआ। अब स्थायी खेती को फैलाने के लिए उन्होंने जंगल साफ करना शुरू कर दिया था। तो यूं समझ लीजिए कि भोजन के लिए अब इनको जंगल की जरूरत नहीं थी, पर जलावन के लिए, जानवर चराने के लिए और लघु वनोपज या गैर काष्ठ वनोपज के लिए अब भी वे जंगल पर निर्भर थे। हालांकि जंगल अब भी इनके लिए आवश्यक है, पर जंगल से इनका रिश्ता कुछ जटिल हो गया है। अब वो सरलता नहीं रही जहाँ जंगल अपनी जगह बरकरार था और लोग शिकार करके या वनोपज एकत्र करके या मौसमी स्थानांतरित खेती करके अपना गुजारा कर लेते थे। अब जहाँ एक ओर वे खेती की सीमा का विस्तार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जंगल भी चाहते हैं जो उनकी अन्य जरूरतों को पूरा कर सके। अंग्रेजी शासनकाल में लोगों का जंगलों से संबंध और भी परिवर्तित हो गया। वन काष्ठ यानी इमारती लकड़ी, रेल, शिपिंग नेटवर्क तथा अन्य किस्म के औद्योगिकरण के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुके थे, तो अंग्रेजी सरकार ने इसे आय का एक माध्यम बना लिया। अगला भारी बदलाव औद्योगिक क्रांति के बाद वाले परिदृश्य में आता है, जिसमें इमारती लकड़ी, सॉफ्टवुड, राल और अन्य औद्योगिक रूप से मूल्यवान उत्पादों के स्रोतों के रूप में वनों को अधिक महत्व दिया गया। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था, जहां कॉरपोरेट कंपनियों ने भी अपनी ज़रूरतों के लिए जंगलों में रुचि लेना शुरू कर दिया था तथा राज्य इसे राजस्व कमाने के स्रोत के रूप में देखने लगा था। इसलिए बड़े पैमाने पर लकड़ी तथा अन्य औद्योगिक दृष्टि से मूल्यवान वन उत्पादों का दोहन कर वनों से अधिकतम राजस्व अर्जित करने के प्रयास किए गए। कड़े कानूनों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार ने वनों पर नियंत्रण स्थापित किया। ऐसा प्रशासनिक तंत्र बनाया जो इस किस्म के दोहन को निष्पादित कर सके। इस कानून व्यवस्था ने वनों के अन्य उपयोगों पर रोक लगा दिया जो पहले आदिवासी समुदायों के जीवन यापन का आधार थे। अगले मॉड्यूल में इन कानूनों पर भी चर्चा करेंगे और यह भी समझेंगे कि कैसे इन कानूनों को लागू करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी समुदायों के अधिकारों को दर्ज करने और मान्यता देने में
पूर्णतः असफल रही। भारत के वनों को नियंत्रित करने का यह मॉडल औपनिवेशिक काल के बाद भी चलता रहा। इस कोर्स में आगे सीखेंगे कि वन भूमि के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों का प्रबंधन अब स्वतंत्र भारत की राज्य सरकारों के वन विभागों द्वारा किया जाता है। अब देश के विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए वनों का दोहन किया जाता है। बिजली और परिवहन ढांचे जैसी विकास परियोजनाओं ने हमेशा ही लाखों लोगों को उनके घरों और जमीनों से बेदखल किया है। आदिवासी समुदाय ऐसे विस्थापन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील रही है। What we saw in the post-independence period is we saw very strong developmental. आज़ादी के बाद हमने एक ऐसा राष्ट्र देखा जो विकास की ओर अग्रसर था। विकास परियोजनाएं, चाहे वे बांध हो या खदानें, पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में थी तथा राज्य के नेतृत्व में ही चल रही थी। इस कारण वन क्षेत्रों पर विकास के दृष्टिकोण से राज्य का नियंत्रण प्रबलित होता दिखाई दिया। तब हमने देश में ऐसी स्थितियां भी देखी जहां राष्ट्रीय निर्माण के लिए समुदायों ने राजस्व भूमि तक योगदान में सरकार को सौंप दिया। और फिर आया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दौर, जहां हमने कुछ हद तक एक नव उदारवादी देश को उभरते भी देखा तथा निजी क्षेत्र को वन प्रशासन और वन भूमि विनियोग का निर्धारण करते भी देखा। ऐसा नहीं है कि पहले हमारे यहाँ निजी कंपनियां नहीं थी। उदाहरण के लिए यदि आप टाटा को देखें, जिन्होंने जमशेदपुर के पास खनन के लिए कुछ वन भूमि का अधिग्रहण किया और इस्पात कारखाना स्थापित किया, लेकिन 1991 के बाद निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी और उनकी भागीदारी की प्रकृति दोगुना हो गई। एक तरफ तो वन संरक्षण की प्रकृति तय करने में भागीदारी दे रहे हैं, दूसरी तरफ औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वन भूमि की मांग भी बढ़ा रहे हैं। And two, increased demand over forest land for industrial projects. स्वतंत्रता के कुछ दशकों के बाद वन्यजीव संरक्षण राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई। यह जानवरों और पौधों की वन्य प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने का तरीका था। क्रमशः यह आंकलन लगाया गया कि वन्यजीवन के लिए कुछ सबसे गंभीर खतरे उनके वासस्थलों के विनाश, क्षरण और विखंडन हैं। वासस्थल विखंडन का मतलब वन्यजीवों के आवास के अविरल भूभाग का टूटना है, जिसकी वजह से वन्यजीवों की बड़ी आबादी छोटे छोटे समूह में विभाजित हो जाती है, जिससे उनके विलुप्त होने का जोखिम अधिक हो जाता है। वासस्थलों का संरक्षण प्रजातियों के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मानते हुए भारत ने इसी दृष्टिकोण को अपनाया। यह जानवरों और पौधों की वन्य प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने का तरीका था। संरक्षित क्षेत्र मॉडल या प्रोटेक्टेड एरिया मॉडल को आलोचकों ने किलेबंदी वाला संरक्षण भी कहा। वन परिधियों में रहने वाले लोगों को इस किस्म के संरक्षण के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आलोचकों का यह भी तर्क है कि संरक्षित क्षेत्र के अंदर मानवीय गतिविधियों की कड़ाई से मनाही करके संरक्षित क्षेत्र मॉडल ने बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियों की उग्र कर दिया है। वन्यजीव अधिनियम 1972 का वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में एक अलग उद्देश्य है। ऐसे क्षेत्रों को जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाता है, उन्हें उसी प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रबंधित करना चाहिए। इस कानून में भी स्थानीय समुदायों के अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं है और न ही उन्हें संरक्षण या प्रबंधन का हिस्सा माना है। इन क्षेत्रों में उनके प्रथागत अधिकारों के लिए उचित मुआवजे का भी कानूनन कोई अधिकार नहीं दिया गया और न ही यह स्पष्ट किया है कि इस समस्या के समाधान तक कैसे पहुंचा जाए। इस कानून में बस इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य या एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिए जाने के बाद वह विकास संबंधी उद्देश्यों के लिए उपलब्ध नहीं रह जाता, तो यह उस सीमा तक जंगल का विभाजन करता है जहां से विकास परिदृश्य से बाहर हो जाता है। स्थानीय समुदायों से रहित वन भूमि के मौलिक हिस्सों को बनाने और बचाने की परियोजना के कारण भी लोगों का विस्थापन हुआ है।
वन्यजीव संरक्षण का जो दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ वह दक्षिणी कर्नाटक की बिलीगिरी रंगन पहाड़ियों का है, जिसे 1970 के दशक में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। अब यह एक आरक्षित वन बन गया है। आरक्षित वन में परिवर्तित होने से पहले ये मैसूर रियासत के प्रधानमंत्री को इनाम में मिली भूमि थी। वहाँ सोलेगा आदिवासी समुदाय रहता था, मैसूर रियासत के अस्तित्व में आने से भी पहले से। इसे आरक्षित वन घोषित किए जाने पर 1930 के दशक में ही यह अस्थायी खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिए जाने पर सरकार ने सभी आदिवासियों को यहाँ से बेदखल करना शुरू कर दिया। पुनः भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत इनके अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। अगर आप 1930 या 1830 की आरक्षित वन अधिसूचना देखेंगे तो पाएंगे कि आदिवासी की बस्ती ही केवल वह क्षेत्र थी जहां उनके आदिवासी अधिकारों को मान्यता दी गई। वे एक निश्चित छोटे भूभाग पर रह सकते थे और वे एक निश्चित स्थान पर पूजा कर सकते थे या उनकी किसी विशेष जल निकाय तक पहुंच हो सकती थी। इसके अलावा उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। शायद अधिकारियों को ऐसा लगा कि आजीविका के स्रोतों के बगैर भी लोग किसी जादू की तरह जीवित रह लेंगे। अस्थायी खेती, शिकार तथा लघु वनोपज एकत्र करना उनकी प्राथमिक आजीविका है। इनमें से किसी अधिकार को मान्यता नहीं दी गई। समुदायों को इन छोटे भागों, जिसे पोड़ू कहा जाता है, तक सीमित कर दिया गया और उन्हें वहीं रहने को मजबूर किया गया। और फिर जब वन्यजीव अधिनियम अस्तित्व में आया और वन्यजीव अभयारण्य घोषित किए गए तो उनसे वह अधिकार भी छीन लिया गया और उन्हें वनों से बेदखल करके बाहरी सिरों पर बस्तियों में बसाया गया और खेती के लिए कुछ ज़मीन दी गई। उनमें से कुछ को ज़मीन भी नहीं मिली। जब उन्होंने खेती के लिए ज़मीन का विस्तार किया तो उन्हें अतिक्रमणकर्ता कहा गया। पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं ने एक वैश्विक आपातकाल का रूप धारण कर लिया है और इसी के साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करना तथा देश भर में वन आच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि करना भी एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ संरक्षित परिधियों के अंदर अभी तक अनुमत मानवीय गतिविधियों को और कड़ाई से सीमित करने लगे। वनों के उपयोग से संबंधित ये सभी परिवर्तन एक तरह से वैश्विक और राष्ट्रीय कारकों की देन थे। इसका वनों की प्रकृति पर तथा वनों से आदिवासियों के रिश्ते पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के समस्त भूदृश्य में हम आज भी लोगों का जंगल से रिश्ता देख सकते हैं। पूर्वोत्तर में हम अभी भी लोगों को स्थानांतरित खेती करते देखते हैं, जैसा कि वे कई हजार सालों से करते आ रहे हैं। फलस्वरूप वनों पर अभी भी उनका नियंत्रण है। वहाँ वनों का भूदृश्य झूम खेती वाले एक मोज़ेक जैसा दिखाई देता है। जंगल के जिस हिस्से को साफ करके जला के खेती करते हैं, उसे फसल काटने के बाद वे कई सालों तक परती छोड़ देते हैं, जहाँ जंगल फिर तेजी से बढ़ता है। सालों बाद लोग फिर वहीं खेती करने वापस आते हैं। तो यह एक तरीके का लैंडस्केप या भूदृश्य है और एक तरीके की आजीविका जो इस लैंडस्केप से जुड़ी हुई है। मध्य भारत में आने पर आपको कम से कम दो प्रकार के समुदाय मिलेंगे। एक समुदाय आदिवासी है जो अपने पूर्वोत्तर के भाइयों के सरीके देखते हैं। शुरुआत में ये भी उन्हीं की तरह स्थानांतरित खेती या झूम खेती करते थे, पर क्योंकि भारत के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों ने स्थानांतरित खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था, अब ये लोग जंगल के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी छोटे पैमाने पर छोटे छोटे ज़मीनों के टुकड़ों पर स्थायी खेती करते हैं। वनोपज के लिए ये जंगलों पर अब भी अत्यंत निर्भर है। जंगलों से इनका गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है, पर यह जंगल अब इनके नियंत्रण में नहीं है। अक्सर इन्हें वन विभागों द्वारा बागानों में परिवर्तित किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में काफ़ी वन कटाई होती रही है और आज भी होती है। आर्थिक और सामाजिक रूप से यहाँ के लोग सचमुच हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। ये लोग कई किस्म के शोषण का भी शिकार होते हैं। दूसरा समुदाय गैर आदिवासियों का है। वे अनुसूचित जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, अगड़ी जातियाँ आदि से संबंधित हो सकते हैं, जो कि मुख्य रूप से स्थायी खेती करते हैं और उनके पास अलग अलग माप के खेत हैं। जलावन की लकड़ी और पशुओं की चराई के लिए वनों पर अभी भी उनकी निश्चित निर्भरता है। बड़े ज़मीन के मालिकों की जंगल पर अब उतनी निर्भरता नहीं है, क्योंकि उनकी अधिकतर आवश्यकताएं खेती से पूरी हो जाती है। और फिर जब आप पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय की तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि लोगों ने वास्तव में वनों को कॉफ़ी के बागानों,
चाय के बागानों में और हाल ही में रबर के बागानों में बदल दिया है। जंगल से अब उनका संबंध पहले जैसा नहीं रह गया है, शायद इसलिए कि उनके लिए जंगल अब इन्हीं बागानों में निहित है। उनके पास काफ़ी बड़े हिस्से हैं ज़मीनों के, क्योंकि बागानों के लिए ज़मीन पर सीलिंग के कानून नहीं है। ऐसे कई बागान मालिक मिलेंगे जिनके पास 300 एकड़ के कॉफ़ी और चाय के बागान हैं, जहां पर टाटा टी जैसी कंपनियां कार्यरत हैं। अब जब वन ही नहीं रहे तो वनों के साथ रिश्ता भी नहीं रहा, सब तरफ बागानों का ही दृश्य है। तो इतने विविध हैं हमारे देश के वनों में निवास करने वाले समुदाय। एक तरफ बागान मालिक है तो मध्य हिस्से में खेतिहर लोग हैं जो कुछ हद तक जंगल पर निर्भरता रखते हैं। आदिवासी समुदाय हैं जो थोड़ी बहुत खेती करते हैं पर जंगल पर अत्यंत निर्भरता है। और वहाँ सुदूर पूर्वोत्तर में ऐसे लोग हैं जो आज भी स्थानांतरित खेती करते हैं, शिकार करते हैं और वनोपज एकत्र करते हैं। तो इस तरह समुदायों ने वनों का उपयोग अपनी आजीविका के लिए किया, तो सरकारों ने आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए वन भूमि को गैर वन उपयोग के लिए बांट दिया। फिर बांध भी बने, बिजली परियोजनाएं भी बनी, बंदरगाह भी हुए और परिवहन निर्माण भी प्रचुर मात्रा में तैयार हुआ। अब वनों में टिम्बर बागान तैयार हो रहे हैं, वन्यजीव संरक्षण के लिए वन भूमि को चिन्हित कर रहे हैं तथा कार्बन पृथक्करण के लिए भी अब अलग से वनीकरण योजनाएं चलाई जा रही हैं। यह संघर्ष भारत के कुछ सबसे गरीब क्षेत्रों को तथा सबसे संवेदनशील समुदायों को प्रभावित कर रहा है। जंगल का अलग अलग इस्तेमाल के लिए परिवर्तन जब भी हुआ है, तब लोग अपने घरों, अपनी जमीनों से बेदखल हुए हैं। फिर चाहे बागान बन रहे हों या वन्यजीव संरक्षित हो रहे हों या उद्योग स्थापित हो रहे हों या पर्यावरण बचाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रहे हों। तो अब हम इस कोर्स के मुख्य मुद्दे पर आते हैं। वन क्यों और किसके लिए हैं और हम इसका निर्धारण कैसे करते हैं। यही वन अभिशासन में व्याप्त समस्या का विस्तृत चित्रण भी है। जैसा कि मैंने कहा, वनों का पूरा भूदृश्य एक ऐसी जगह है जहाँ कई सारे भिन्न उद्देश्यों के बीच संघर्ष या तनाव बना रहता है। वन किसके लिए है और क्यों है? स्थानीय आजीविका के लिए, वन्यजीव संरक्षण के लिए और अब आधुनिक युग में कार्बन पृथक्करण के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि वन उस भूमि का स्रोत भी है जो विकास कार्यों के लिए उपयोग में आता है। तो संरक्षण से लेकर खनन और बांधों तक व ऐसे ही अन्य उद्देश्यों के लिए वन, और इसके अलावा उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में भी वन। तो ये 4 उद्देश्य हैं जो वनों के प्रबंधन के विभिन्न तरीके तय करता है, जो वनों की भौतिक प्रकृति बदल देगा, उस वन से लाभ का वितरण बदल देगा, चाहे ये लाभ स्थानीय समुदाय या उद्योग के लिए हो या राज्य के लिए या वन्य जीवों के लिए अदृश्य लाभ के रूप में इत्यादि। तो हम इन 4 उद्देश्यों के बीच व्याप्त तनाव के बारे में बात कर रहे हैं और इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि भारतीय कानून के तहत इन तनावों को समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा मसला काफी जटिल और उलझा हुआ है। अगर गौर से देखें तो वन भू क्षेत्र में लागू कानूनों के बीच भी यही तनाव है। आज भी अंग्रेजों के बनाए कानून लागू हैं जो आधार हैं जंगलों पर राज्य के नियंत्रण का और मानव गतिविधियों के प्रतिबंध का। हमारे यहाँ वन्य जीवों के आवासों के संरक्षण की रूपरेखा प्रदान करने वाले कानून हैं और वो कानून भी हैं जो राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता सुनिश्चित करते हुए वनाच्छादन को कम होने से रोकने की कोशिश करती हैं। हमारे यहाँ 2006 का एक महत्वपूर्ण कानून भी है जो वनवासी समुदायों के ऐतिहासिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की रूपरेखा प्रदान करती है और साथ ही वनों के उपयोग पर विकेंद्रीकृत निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उसे कारगर बनाने का एक तंत्र भी सुझाती है। ये सभी कानून एक ऐसी शासन प्रणाली में काम करते हैं जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अलग अलग भूमिकाएं और उत्तरदायित्व हैं। राज्य सरकारों ने भी वन संचालन के लिए कानून बनाए हैं जहां संवैधानिक आकांक्षाओं में लोकतांत्रिक निर्णय लेना, सामाजिक और आर्थिक न्याय शामिल हैं।
वन वास्तव में अत्यंत तनावग्रस्त स्थान रहे हैं। अंग्रेजी शासन से पहले से लेकर उनके बाद तब तक नए कानून बनाए और लागू किए गए। यह संघर्ष केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, राज्य सरकार और स्थानीय समुदाय के बीच, राज्य सरकार और जिले के अधिकारियों के बीच तथा अंतर मंत्रालय संघर्ष के रूप में रही है। इसलिए वनों के संबंध में कई सारे संघर्षों का एक पूरा सेट सामने आया है और मुझे लगता है कि इसे 4 विषयों में समझा जा सकता है। प्रत्येक कानून के अंतर्गत है, वे है संरक्षण, उत्पादन, परिवर्तन और उपयोग के अधिकार। यदि आप ज्यादा प्रचलित कानूनों को देखें तो भारतीय वन अधिनियम 1927 जो अंग्रेजी हुकूमत की विरासत है का उद्देश्य वनों का संरक्षण करना है तथा राजस्व के मद्देनजर उत्पादन वानिकी को बढ़ावा देना। दूसरी तरफ है वन संरक्षण कानून 1980 जिसमें वनों को गैर वन उपयोग योग्य बनाने के लिए डायवर्जन के प्रावधान और प्रणाली है। फिर है वन अधिकार 2006 जिसमें आदिवासियों और दूसरे वनाश्रित समुदायों के ऐतिहासिक वनाधिकारों को मान्य करने के प्रावधान तथा संरक्षण जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का प्राथमिक उद्देश्य है। अगर आप इन सभी कानूनों को ध्यान से समझेंगे तो ये सभी जंगल के सुशासन से संबंधित है, पर अलग अलग उद्देश्यों के साथ। मेरे ख्याल से तनाव या संघर्ष यहीं से शुरू होता है जब हर कानून एक ही जगह पर यानी वन पर अलग कार्य करने को कोशिश करता है। यदि आप भूमि अधिग्रहण अधिनियम और उसकी भूमिका को भी जोड़ दें तो यह एक नया परत तैयार कर देता है। वनों से जुड़े इन प्राथमिक कानूनों के बीच पहले भी टकराव होते रहे हैं जब स्थानीय उपयोग की बात होती है या फिर खदानों, सड़कों या विद्युत की बात होती है या फिर बात होती है वन्य जीव संरक्षण के लिए न्यूनतम आवश्यक स्थान निर्धारित करने की। वे सरकार द्वारा किए गए हर निर्णय, योजना या नीतियों में भूमिका निभाते रहे हैं। पर बात जब वन अधिकार कानून की होती है तब दृष्टिकोण एकदम अलग हो जाता है। समस्या ये नहीं है कि केंद्रीय प्राधिकरण ये तय करता है कि कौन सी ज़मीन विकास के लिए ली जाएगी, कौन सी वन्य जीवों के लिए या कौन सी औद्योगिक बागानों के लिए। समस्या ये है कि इन सारे फैसलों के दौरान ऐसा लगता है कि स्थानीय समुदायों को भुला दिया गया है। वास्तव में अपने पर्यावरण, अपने भूभाग का अपने लिए सर्वोत्तम तरीके से प्रबंधन करना वनवासी या वन सीमांत समुदायों का लोकतांत्रिक अधिकार है। तो आपने वनों के अलग अलग उपयोग के बारे में सीखा और यह भी जाना कि इन उपयोगों को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक कौन से हैं। आपने संक्षेप में यह भी जाना कि वनों के उपयोग से संबंधित विभिन्न उद्देश्यों के बीच का तनाव उनसे जुड़े कानूनों में निहित है। क्योंकि सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो किसी एक के विषय के बारे में जानकारी वन प्रशासन से जुड़ी पूरी समस्या को समझने के लिए प्राप्त नहीं है। अगर आप मध्य भारत के जंगलों जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड देखें तो यहाँ खनन और खनन से जुड़ी गतिविधियाँ लगातार चलती रहती है और यहाँ सभी कानून लागू है और इनके बीच संघर्ष भी चल रहा है। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के वन या फिर उड़ीसा के केंदुधर या सुंदरगढ़ जिले के वन। इसलिए यदि किसी ग्रीनफील्ड खनन परियोजना की शुरुआत होती है तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आपको यह निश्चित करना होगा कि वहाँ जंगली जानवर और जंगली पेड़ पौधे हैं या नहीं। ऐसे में वन विभाग का प्रभाग आपको यह बताएगा कि हाथियों, बाघ, तेंदुओं जैसे संरक्षित जंगली जानवरों की उपस्थिति की स्थिति क्या है, वहाँ 5 बड़े स्तनधारियों या किसी अन्य वन्य जीव प्रजातियों की उपस्थिति की स्थिति क्या है। फिर वन संरक्षण अधिनियम के तहत एक डायवर्जन प्रक्रिया स्थापित होती है। आमतौर पर यह क्या होता है, इनमें से प्रत्येक पहलू पर अलग अलग विचार किया जाता है। बाईं ओर वन्य जीव संबंधी अनुमति होगी, अधिकारों की मान्यता दाहिनी तरफ, और नीतिगत सामंजस्य खासकर जब परियोजना से संबंधित निर्णय लेने का मामला हो तो यह बहुत ही खंडित रूप से सामने आता है। यदि कोई यह समझना और पूरी वस्तु स्थिति ज्ञात करना चाहे कि किस तरह से इन सभी कानूनों का उन ग्रीनफील्ड खदान क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा
तो इनमें से हर पहलू की खोजबीन करनी होगी। उदाहरण के लिए वन्यजीव अधिनियम के तहत वन विभाग यह बताएगा कि वन्य जीवों की मौजूदगी है या नहीं। उन अधिकार अधिनियम के तहत वनाधिकारों को दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें मान्यता दी जाएगी। उत्पादन के मामले में विभाग को यह बताना होगा कि क्या इन वनों को आरक्षित रखना चाहिए या खनन के लिए अनारक्षित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि खनन वन भूमि को अनारक्षित किए बिना भी हो सकता है, उसे उस उद्देश्य के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है। और वन संरक्षण अधिनियम काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या, चुकता किए जाने वाली शुद्ध वातावरण मूल्य या नेट प्रेजेंट वैल्यू की गणना, प्रतिपूरक पूर्ण वर्गीकरण या कंपेंसेटरी अफोरेटेशन आदि का निर्धारण करेगा। ये सभी कानून एक ही स्थान पर अलग अलग भूमिका निभाएंगे, अतः इनमें से प्रत्येक कानून लोगों को उनके फायदे के लिए निर्णय मोड़ने की शक्तियाँ भी दे सकता है। उदाहरण के लिए वन्यजीव अधिनियम के तहत संरक्षण समूह और वन विभाग का वन्यजीव प्रभाग कह सकते हैं कि वहाँ खनन नहीं होना चाहिए, या वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभा यह कह सकती है कि यहाँ खनन की मंजूरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारे अधिकारों की मान्यता अभी तक नहीं दी गई है और हमसे सहमति नहीं ली गई है। वन संरक्षण अधिनियम देश की आर्थिक प्राथमिकताओं पर जोर देगा, हालांकि एक पूर्ण लागत लाभ विश्लेषण अनिवार्य होना चाहिए। नीतियाँ यह भली भांति कह सकती है कि इन वनों का कोयला खनन के लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि यह देश की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। और उत्पादन पक्ष यह कह सकता है कि वास्तव में इन वनों को अनारक्षित करना और बागानों के लिए या कहीं अन्यत्र वन पुनर्सृजित करना उचित है, तब तक कि वन विभाग के नियंत्रण में कुल वन क्षेत्र या वन भूमि समान रहे। तो चाहे इन सभी का एक ही स्थान पर असर होता है और ये निर्णय को भिन्न दिशाओं में खींचते हो, लेकिन देश की आर्थिक प्राथमिकता इन सब पर निर्णायक असर डालेगी। उन क्षेत्रों में कोयला मंत्रालय क्या चाहता है, बिजली मंत्रालय क्या चाहता है, वित्त मंत्रालय क्या चाहता है और उन क्षेत्रों का निस्तारण के लिए क्या उपयोग है। इस परिचय के बाद यह जानने के लिए आपको इस कोर्स में आगे बढ़ना होगा कि वनों को अभिशासित कैसे किया जाता है और किस तरह से वनवासी समुदाय इन अभिशासन प्रणालियों का उपयोग करके वनों के उपयोग से जुड़े संघर्षों में अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। ये संघर्ष और अधिक तत्काल महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ने के साथ भारत के वनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और शहरीकरण बढ़ने के साथ हम ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जो कृषि पर कम निर्भर है और इन भूभागों तथा लोगों की आजीविकाओं पर औद्योगिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के संकट का प्रभाव स्पष्ट होता जा रहा है।